नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास 12th ज्योग्राफी में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो जनसंख्या घनत्व वृद्धि वितरण। इसमें अपन ने कल जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा था, घनत्व वितरण कि घनत्व का जो वितरण है वो किस प्रकार से है कि कौन से क्षेत्र में, कौन से देश में, कौन से महाद्वीप में कितने व्यक्ति, कितने वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते थे, अपन ने पढ़ा था। तो विश्व का जो औसत एवरेज जनसंख्या घनत्व होता है वो था 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से संपूर्ण विश्व को 5 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है, जिसमें ज़्यादा घनत्व वाले जो क्षेत्र यानी 250 से अधिक 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा वाला क्षेत्र जिसको अत्यधिक जनसंख्या घनत्व का वाला कहते हैं। अधिक जनघनत्व में 100 से 250 और सामान्य जनघनत्व के अंतर्गत 10 से 100 और कम जनघनत्व में 1 से 10 तक और प्राय जन विहीन क्षेत्र यानी 1 से भी कम वाला जो क्षेत्र, ये 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बांटा था विश्व को। आज अपन पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण जो कारक है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण उसके कारक है, भौतिक और आर्थिक। तो भौतिक कारक में अपन देखते पहले तो भौतिक कारक में स्थिति आती है, जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदा, ये ऐसी है जो प्रकृति द्वारा प्रभावित है। भौतिक कारक, भौतिक यानी पर्यावरण, ये से प्रभावित जो कारक है वो। तो अभी अपन सबसे पहले देखते हैं स्थिति। जनसंख्या वितरण पर विश्व की विभिन्न क्षेत्र की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, यानी क्षेत्रों की बनावट जो है उस क्षेत्रों का बनावट का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास, शीतोष्ण कटिबंध अपन कहाँ मानते हैं, 23.5 से ऊपर और नीचे भी 23.5, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन के विकास में क्या होते हैं, जैसे पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों पर परिवहन का विकास नहीं हो पाता है तो परिवहन के विकास में बाधक होते हैं, इसलिए वहाँ पर व्यक्ति भी कम निवास करते हैं। इसलिए प्रारंभ से कृषि और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं माना गया है, अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। जल की उपलब्धता, लोग उन क्षेत्रों में भी रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि यही कारण है कि विश्व की अधिकतर जो महान नदी घाटियाँ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या के बसावट वाले क्षेत्र ज़्यादा मौजूद है। तीसरा महत्वपूर्ण जो कारक है भौतिक कारक में वो है जलवायु। अति उष्ण और ठंडे मरुस्थल, अति उष्ण यानी बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में यानी विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक, यानी मानव के निवास के लिए वो असुविधाजनक होती है, इसलिए अधिक वर्षा और विषम जलवायु क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण प्रारंभिक काल यानी शुरुआत के काल से ही यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में निवास करती है। चौथा कारक है मृदा, यानी मिट्टी भी क्या करती है, जैसे अपन देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ होती है तो वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा निवास करने लग जाती है। मृदाएँ, उपजाऊ मृदाएँ कृषि तथा उससे संबंधित क्रियाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में लोग ज़्यादा निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएँ क्या होती है, गहन कृषि का आधार, गहन कृषि का अर्थ होता है एक ही वर्ष के अंदर एक से अधिक फसलों का उत्पादन इन मिट्टियों में किया जा सकता है। तो ये तो थे भौतिक कारक। अब अपन बात करेंगे आर्थिक कारक का। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं तथा खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है, अतः अकुशल और कुशल कर्मी, अब इसमें कुशल का जो काम जानने वाले और अकुशल होता है जो काम नहीं जानते, तो कुशल और अकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुँचते हैं और सघन जनसंख्या यानी जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उन औद्योगिक क्षेत्रों में जो बेरोजगार जो व्यक्ति होते हैं बेरोजगार रोजगार की तलाश में वहाँ जाकर निवास करने लग जाते हैं और वहाँ की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। अफ्रीका में 2 क्षेत्र जैसे कटंगा तांबापेटी एक इसका अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर अब तांबापेटी है तो उस क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग संचालित होते हैं तो यहाँ पर लोगों को रोजगार की दृष्टि से व्यक्ति ज़्यादा निवास करते हैं। नगरीकरण का अर्थ होता है नगरों में जनसंख्या का बढ़ना, नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, शैक्षणिक चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन संचार के बेहतर साधन, अच्छी नगरीय सुविधाएं, नगरीय जीवन आकर्षण नगरों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। औद्योगिकरण यानी उद्योगों का बढ़ना, जिन क्षेत्रों में उद्योग बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जनसंख्या की बसावट ज़्यादा होगी। औद्योगिकरण की अगर बात करें तो औद्योगिकरण बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी इसके अंतर्गत औद्योगिकरण में शामिल किए जाते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन का ज़्यादा बसा हुआ क्षेत्र है।
सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। तो ये तो थे अपने जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। अब अपन बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की। तो जनसंख्या वृद्धि जो है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन, इसको अंडरलाइन कर लेना, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि ही सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, जिसके कारण जनसंख्या परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि का पर्याय माना जाने लगा है। जनसंख्या परिवर्तन में धनात्मक और ऋणात्मक पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी जनसंख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी, यानी वृद्धि किसी भी प्रकार से हो सकती है, कमी भी और ज़्यादा भी। तो उसको अपन जनसंख्या वृद्धि से ही संबोधित करते हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वरन इसकी कुल संख्या के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को कुल संख्या अथवा प्रतिशत दोनों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या की कुल वृद्धि तथा निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात करने के लिए विगत जनगणना अब इसमें कैसे ज्ञात करते हैं जनसंख्या की कुल वृद्धि और निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात करने के लिए विगत यानी पिछले जनगणना वर्ग अथवा जनगणना की संख्या को वर्तमान जनगणना वर्ष, पिछले जनगणना वर्ष और जनगणना की संख्या को वर्तमान जनगणना वर्ष और जनसंख्या से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, जिससे जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। जैसे अपन यहाँ पर बात करें कि 2001 में 102.7 करोड़ जनसंख्या थी और 2011 में 121.01 करोड़। तो यहाँ पर सीधा अपन बात करें 18.3% की वृद्धि हो गई, 18.3 करोड़ की वृद्धि इसमें देखने को मिली है। तो इसी प्रकार जनसंख्या का प्रतिशत मूल्य ज्ञात का, अभी इसकी ये तो 18.3 करोड़ में निकली है। अब इसका जनसंख्या का प्रतिशत मूल्य ज्ञात करने के लिए निरपेक्ष वृद्धि को विगत वर्ष की अथवा जनगणना की जनसंख्या से भाग देकर इसे 100 से गुणा कर दिया जाता है, जिसे पिछले उदाहरण के रूप के क्रम में है। अब यहाँ पर देखो 18.3 निरपेक्ष वृद्धि हुई थी, उसमें 102 यानी जो कौन सी वाली, पिछली वाली जो पिछले वर्ष की जनसंख्या का भाग देंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 17.81। इस प्रकार वार्षिक वृद्धि दर 17.81/10 यानी 1.781% या इसको अपन बोल सकते हैं 1.78% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई। तो ये तो थी जनसंख्या वृद्धि। तो विश्व जनसंख्या की, अब ये तो अपन जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करते हैं विश्व की जनसंख्या वृद्धि के बारे में, कि जनसंख्या में स्थानिक संबंधता के साथ निरंतर वृद्धि होती रही है। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या में वृद्धि अत्यधिक धीमी गति से हुई है, जिसके लिए विषम जलवायु दशाओं, घुमक्कड़ी जीवन व अल्प पोषण आदि को उत्तरदायी माना गया। प्रकृति में मानव द्वारा पशुपालन एवं पौधों को घरेलू बनाए जाने के साथ ही वृद्धि का दौर प्रारंभ हुआ। कृषि विकास के कारण खाद्य आपूर्ति निश्चित हुई। कृषि विकास के कारण कृषि का जैसे जैसे विकास हुआ तो खाद्य आपूर्ति भी फिक्स हो गई, जिसके पर्याप्त पोषण प्राप्त हो सका और समय के साथ मानव जीवन विभिन्न जलवायु दशाओं के अनुसार अनुकूलित होने लगा। फलस्वरूप मानव ने विषम जलवायु परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता भी अपने आप में, अब अपन इसमें कह रहे हैं कि विश्व जनसंख्या वृद्धि जैसे जैसे हुई तो मानव ने के जैसे जैसे परिवर्तन हुए तो उन परिवर्तनों के बारे में इसने कहा है कि प्रकृति में मानव द्वारा पशुपालन, पौधों को घरेलू बनाए जाने के साथ ही वृद्धि का दौर भी यानी जनसंख्या भी बढ़ने लग गई थी। और कृषि विकास के कारण यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ तो खाद्य आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती रही, तो जनसंख्या बढ़ने से उस चीज़ पर भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अब अपन बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। तो पृथ्वी पर मानव का उद्भव काल अप्रमाणिक सा है। अप्रमाणिक अर्थ जिसका कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं है कि मानव का जन्म कब हुआ था, केवल अनुमानों के आधार पर ही हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि के किसी प्रकार के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। इसने कहा है कि प्रागैतिहासिक काल के दौरान जनसंख्या या जनसंख्या वृद्धि के कोई भी साक्ष्य नहीं है हमारे पास। 18वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती काल में विश्व की जनसंख्या की गणना भी अनुमानों पर अधिक निर्भर थी। ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था।
10 लाख वर्ष पहले मानव का जन्म बताया जाता है पृथ्वी पर, तब पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ हज़ार ही थी। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को निम्न कालक्रम में विभाजित करते हुए अपन इसके बारे में पढ़ते हैं तो अपने को पता चलता है कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। इस काल का प्रारंभ भोजन, अब इस काल प्राचीन काल जो है उसमें मानव जो थे वो क्या करते थे, भोजन संग्रह और आखेट व्यवस्था से माना जाता था। उनका जो भोजन था वो संग्रह और आखेट से ही उनका भोजन जीवन यापन करते थे। आखेट एवं भोजन संग्रह पूरा पाषाण काल में स्थलीय भागों पर ही होता था। महाद्वीपों पर बर्फ का कम होने के उपरांत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार का अनुमान लगाया जाता है। अमेरिकी भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर कुल 33 लाख लोग रहते थे, जो बढ़कर 15,000 वर्ष के उपरांत लगभग 53 लाख। तो प्रारंभिक समय के अगर अनुमान लगाया जाए तो उस समय बताया गया है कि पृथ्वी पर कुल 33 लाख लोग उस समय रहते थे, जो बढ़कर 15,000 वर्ष के उपरांत 15,000 वर्ष के बाद में 53 लाख हो गए। जिस आधार पर अनुमान लगाया गया कि इस समय संसार का औसत घनत्व 0.04% प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता, तो ये उस समय का जनसंख्या घनत्व को निकाला गया है। बाद में अपन बात करें प्राचीन काल की, तो आज से लगभग 6,000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ सीमित भागों में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया। इस प्रकार विश्व के कई भागों में मानव सभ्यता का विकास हो चुका था और नदी घाटियों में कृषि के साथ ही नगरीय विकास भी प्रारंभ हो गया। ईसा काल के आरंभ में विश्व की कुल जनसंख्या, ईसा काल के आरंभ में, ईसा काल का अर्थ क्या होता है, ईस्वी के प्रारंभ की अगर बात करें तो उस प्रारंभ में विश्व की कुल जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के मध्य होने का अनुमान लगाया जाता है। इस दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी एशिया, यूनानी, रोमन साम्राज्यों, मेसोपोटामिया, मिस्र के साथ साथ सिंधु सरस्वती सभ्यता विशाल जनसमूह के क्षेत्र माने गए। ये इसमें एक सारणी दी हुई है। सारणी के अनुसार 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर के अभी तक, यानी 10,000 वर्ष ईसा पूर्व BC, वहाँ पर जनसंख्या मानी गई अनुमानित 50 लाख। एक ईस्वी में जनसंख्या बताई गई 2,000, फिर 1,000 में 3,000 लाख 1750, फिर उसके बाद में अपन बात करें 2050 तक ये 900। अभी वर्तमान 2025 वाला जो 15 वाली जो जनगणना है 720, तो अभी वर्तमान में 2025 वाली जो जनगणना है 781, और 2050 में ये बढ़ते बढ़ते 903 करोड़ हो जाएगी विश्व की जनसंख्या। ये विश्व की जनसंख्या के अनुमान है। ये इसी के आधार पर विश्व जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ भी है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। तो अपन ने प्राचीन काल पढ़ लिया, प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं मध्यकाल। इतिहास की दृष्टि से 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच का कालखंड माना गया है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ बताई गई है। इस समय जनसंख्या वृद्धि की गति बहुत ज़्यादा धीमी थी, किंतु कुछ देशों में ज़्यादा भी थी। इस समय बाढ़, सूखा, महामारी और युद्धों के कारण जनसंख्या में कमी देखने को मिली। कौन से काल में? मध्यकाल में। फिर आया आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की अगर बात करें तो आधुनिक काल में 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ बताई गई है, तो 1750 ईस्वी में ये बढ़कर 72 करोड़ हो गई। 1850 ईस्वी में ये दुगनी वृद्धि के साथ 133 करोड़ हो गई। 1950 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या 251 करोड़ हो गई, और 2000 में 610 करोड़ और 2013 में 714 करोड़ तक ये पहुँच गई। विश्व की जनसंख्या की वृद्धि को सारणी 3.9 और आरेख 3.2 में दर्शाया। इससे पीछे वाला जो ग्राफ है और सारणियों दोनों में इसके जनसंख्या वृद्धि को दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट वाले में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। इन जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण कारणों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे।